नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 का एक सिंपल सा टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का हम दो तरीके से संयोजन कर सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। सर्वप्रथम हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम प्रतिरोधों को संयोजित करके उनका तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद में हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखेंगे, पार्श्व क्रम संयोजन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसमें भी हम तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से देखने वाले हैं। जो पहला प्रकार है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, देखिए विद्यार्थी, श्रेणी क्रम संयोजन एक्चुअल में होता क्या है। हम यहाँ पर तीन प्रतिरोध लेंगे। देखिए प्रतिरोध का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो इस तरीके से दंताकार नुमा संरचना में दिखाया जाता है। ये हमने एक प्रतिरोध लिया है, इसके दूसरे वाले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो ये हम कंसीडर कर लें कि प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और तीनों को हमने एक दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। इन तीनों प्रतिरोधों को हमने एक V वोल्ट के विभवांतर से संयोजित किया है। इसका मतलब है कि हमने इनको एक बैटरी से संयोजित किया है जिसका विभवांतर V है, विद्युत वाहक बल V है। ये यहाँ पर हमने कुंजी संयोजित कर दी है। विद्यार्थियों, ये हमारा पास में आ गया है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिस पर हमने V वोल्ट का विभवांतर लगाया है। आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि इस बैटरी द्वारा दिया जाने वाला जो विभवांतर है वो यहाँ से तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो V है वो V1 के रूप में, V2 के रूप में तथा V3 के रूप में प्रतिरोधों पर ड्रॉप हो जाता है। इन सभी प्रतिरोधों में से बहने वाली धारा की वैल्यू समान रहती है। धारा हम यहाँ से बहने वाली को कंसिडर कर लें I, तो वो यहाँ पर भी I के रूप में ही बहेगी, यहाँ से भी वो I के रूप में जाएगी और इधर से I के रूप में बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो विद्युत धारा है उसकी वैल्यू नहीं बदलती, विद्युत धारा का मान नियत रहता है, सभी भागों में धारा की वैल्यू समान रहेगी। जबकि ये जो आरोपित विभवांतर है वो तीन टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तीन प्रतिरोध यहाँ पर हमने संयोजित कर रखे हैं, तो हम ये कंसिडर कर लें कि पहला जो प्रतिरोध है उस पर V1 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, दूसरे प्रतिरोध पर V2 वोल्टेज ड्रॉप हो गया और तीसरे प्रतिरोध पर V3 वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। तो V1, V2 तथा V3 के रूप में ये जो विभवांतर V हमने लगाया है वो टूट जाता है। इसका मतलब है जो आरोपित विभवांतर है वो प्रतिरोधों के अकॉर्डिंग V1, V2, V3 के रूप में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये बात निकल कर आती है कि जो आरोपित विभवांतर V है जो हमने तीनों प्रतिरोधों पर लगा रखा है वो तीन टुकड़ों में टूट जाता है, V1, V2 तथा V3। इसका अर्थ यह है कि तीनों का जो योग है वो आरोपित विभवांतर के बराबर होगा, आरोपित विभवांतर के तुल्य होगा, बैटरी विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि यदि हम तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध को यूज में लें, एक प्रतिरोध को काम में लें, तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो हम यहां पर इस डेरिवेशन में फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके लिए हम प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव पतन है वो ज्ञात करेंगे और तुल्य संयोजन पर जो विभव पतन है वो भी हम ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रथम प्रतिरोध R1 पर विभव पतन। R1 पर जो विभव पतन है वो कितना होगा, उसको हम लिख रहे हैं V1 से। ओम का जो नियम है वो ये कहता है V बराबर होता है I इंटू R। तो I इंटू R के अकॉर्डिंग इस प्रतिरोध R1 में से बहने वाली जो धारा है वो तो I प्रतिरोध की वैल्यू है R1, तो V1 बराबर आ जाएगा I इंटू R1। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। फिर
R2 जो दूसरा प्रतिरोध है उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, विभव पतन। तो जो V2 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I इंटू R2, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और जो तीसरा प्रतिरोध R3 है उस पर वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप विभव पतन V3 है, जो कि V3 बराबर आ जाएगा I इंटू R3, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए विद्यार्थियों में तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ही प्रतिरोध को यूज में लें, इसको हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। और इस जो परिपथ है उसके स्थान पर हम तुल्य परिपथ का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर हमने तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक R ओम का प्रतिरोध लगा दिया। बैटरी वही है, कुंजी भी वैसे की वैसी है, केवल तीनों प्रतिरोधों को हटाकर हमने R ओम का प्रतिरोध लगा दिया है। तो इसमें से बहने वाली धारा तो वही है, और ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो सारा का सारा इस प्रतिरोध R पर ड्रॉप हो जाएगा। ये जो है इस संयोजन को हम कहते हैं तुल्य परिपथ, तुल्य संयोजन। और जो प्रतिरोध R है इसको हम तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, यदि इस पूरे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हम क्या कंसीडर कर लें, तुल्य प्रतिरोध R है, तो R है तो क्या आएगा हमारे पास में, तो R पर विभव पतन, R पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो यहां से V बराबर हमारे पास में आ जाएगा I इंटू R। इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप V जो कि इसमें से बहने वाली धारा और इसके प्रतिरोध दोनों के मल्टीपल के रूप में होगा ओम के नियम से, तो V इज इक्वल टू आई आर। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब हम समीकरण 2, 3, 4 और 5 को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। V, V1, V2, V3 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दी जाएगी। क्या निकल कर आ रहा है, समीकरण 2, 3, 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर रख देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा, I इंटू आर इक्वल टू आई इंटू R1, फिर प्लस में I इंटू R2, फिर प्लस में I इंटू R3। आप देख लेंगे V1, V2, V3 की वैल्यू मैंने यहां से समीकरण 2, 3, 4 और समीकरण 5 से पुट कर दी है। दोनों तरफ से I कैंसिल हो जाएगा, इधर से हम I कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर रह गया R1 प्लस में R2 प्लस में R3, I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर हमारे पास में निकल कर आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका अर्थ क्या हुआ है वो समझेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो अलग अलग प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनके स्थान पर यदि हम एक प्रतिरोध का प्रयोग करें तो उस प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये हमारे पास में यहाँ पर रिजल्ट निकला है, ये काम का रिजल्ट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते समय हमारे यूज में आएगा। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप का अर्थ यह है कि यदि 3 से ज्यादा प्रतिरोध होते तो क्या होता, तो 3 से ज्यादा प्रतिरोधों का सीधा संयोजन हो जाता R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 और ऐसे ही अंतिम प्रतिरोध Rn आ जाता यदि हम n प्रतिरोध यहां पर लेकर चलें तो। अब देखिए विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में ये पहला महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि सभी प्रतिरोधों में से एक समान धारा बहती है, जो कि यहां पर हमने I दिखाई है। R1 में से, R2 में से, R3 में से, तीनों में से ही I धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आरोपित जो विभवांतर है वो अलग अलग प्रतिरोधों पर विभव पतनों के योग के बराबर होता है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 से दिखाई है। आपको ये 2 बिंदु समझ में आ गए होंगे। तीसरे बिंदु की हम बात करें
कि विभव पतनों का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यदि हम V1 बट्टा V2 निकालें तो यहां से I कैंसिल हो जाएगा, R1 बट्टे में R2 आ जाएगा। V2 बट्टे में V3 निकालेंगे तो I कैंसिल हो जाएगा, R2 बट्टे में R3 आ जाएगा। जो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आ रहा है, 1 और 2 आप लोगों को आगे होंगे समझ में, V1 अनुपात V2 अनुपात जो V3 है वो बराबर में आएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 के। चौथा जो महत्वपूर्ण तथ्य है विद्यार्थी वो है शक्ति से रिलेटेड। देखिए विद्यार्थी, जो शक्ति की वैल्यू होती है वो होती है V इंटू आई। P बराबर होता है V विभवांतर इंटू आई, और V बराबर हम पुट कर सकते हैं I इंटू आर। तो यहां पर आ जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेंगे, P बराबर होता है V इंटू आई। इस वाले फॉर्मूले को हम इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में देखेंगे। यहां पर V की वैल्यू हमने ओम के नियम से I इंटू आर पुट कर दी। एक I पहले से पड़ा था, एक I इंटू आर यहां पर रखा जाएगा तो I स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। ये हमारे पास में शक्ति का फॉर्मूला आ गया है। देखिए सभी प्रतिरोधों में से बहने वाली धारा समान होती है, इसलिए जो शक्तियों का अनुपात होता है वो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। R1 अनुपात R2 अनुपात R3 के इक्वल होगी। इसको एक बार समझ लेंगे कि P1 तो इधर आएगा R1, जब P2 करेंगे तो इधर आ जाएगा R2, P3 करेंगे तो इधर आ जाएगा R3। I सब में सेम रहती है, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर आएगा R1 अनुपात R2 अनुपात R3, क्योंकि I स्क्वायर तो सब में से अनुपात जब फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इससे ठीक पहले हमने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखा ही है। देखिए किस तरीके से संयोजित होता है, समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा। सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम यहां पर 3 प्रतिरोध ले रहे हैं। प्रतिरोधों का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपने देख लिया होगा। ये हमारे पास में दूसरा प्रतिरोध है। सभी प्रतिरोधों के जो फर्तम सिरे हैं वो एक बिंदु से संयोजित कर देंगे। सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वो एक बिंदु से संयोजित कर दिया, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से संयोजित कर देंगे, फिर उन पर हम विभवांतर आरोपित कर देंगे, और इस तरीके से हम सर्किट को दिखा सकते हैं। देखिए ये जो प्रतिरोध है उसको हम कंसीडर कर लें R1, ये R2 तथा ये वाला जो प्रतिरोध है R3। यहां पर हमने V वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया है। ये हमारे पास में कुंजी है, ये संधि बिंदु हम A कह दें, ये संधि बिंदु हम B कह देते हैं। देखिए इस बैटरी के द्वारा यहां से धारा दी जाएगी जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। यहां से दी जाने वाली जो धारा है वो हमने कंसीडर कर ली I है। वो यहां से होती हुई जब बिंदु A पर पहुंचती है तो 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। पहला जो भाग है धारा का वो R1 से बहेगा, वो हम कंसीडर कर लेते हैं I1। दूसरा धारा का जो भाग है वो है R2 से बहने वाला I2, और तीसरा धारा का जो हिस्सा है वो है R3 में से जाएगा I3। देखिए समांतर क्रम संयोजन के अंदर सभी प्रतिरोधों पर विभव पतन सेम रहता है तथा बैटरी द्वारा दी जाने वाली धाराएं भिन्न भिन्न होती है। पहले प्रतिरोध में से धारा जाएगी I1, दूसरे में से I2, तीसरे में से I3। तो प्रतिरोधों के अकॉर्डिंग धाराएं विभाजित हो जाती है, जबकि विभव पतन सभी पर सेम रहता है। यहां पर समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो धारा है, कुल धारा है, वो अलग अलग प्रतिरोधों में से बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आप लोगों को यहां पर समीकरण 1 समझ में आ गया होगा कि अलग अलग प्रतिरोधों में से बहने वाली जो धाराएं हैं वो कुल धारा के बराबर होती है, या कुल जो धारा बहती है वो 3 टुकड़ों में डिवाइड
हो जाती है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पहले प्रतिरोध में से बहने वाली धारा ज्ञात करेंगे कि पहले प्रतिरोध में से कितनी धारा प्रवाहित होती है। जो प्रथम प्रतिरोध में से, जो प्रथम प्रतिरोध यहां पर है वो है R1, तो R1 से प्रवाहित धारा, R1 से जो बहने वाली धारा है उसको हम I1 से कह दें। देखिए ओम के नियम के अनुसार जो I होता है वो होता है V बट्टे में R, तो यहां पर विभवांतर V, पहले जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है R1, तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर हम बात करेंगे दूसरे प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, तो R2 से प्रवाहित धारा, जो दूसरा प्रतिरोध है वो है R2 से प्रवाहित धारा की जो वैल्यू होगी वो है I2, जो कि V बट्टे में R2 के तुल्य आएगी। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से हम बात करेंगे R3 से प्रवाहित धारा, उसको हम I3 से पुट कर रहे हैं जो कि V बाई R3 के तुल्य होगी। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब विद्यार्थियों तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हम एक प्रतिरोध लगा दें तो जो परिपथ बनेगा उसको हम तुल्य परिपथ कहेंगे, और वो हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो प्रतिरोध है तुल्य प्रतिरोध वो R है, बैटरी V वोल्ट की है, कुंजी वो की वही है, यहां से बहने वाली जो धारा है वो संपूर्ण धारा प्रतिरोध R से प्रवाहित होगी। ये जो R है वो इस संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध। देखिए तुल्य प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा क्या होगी, तुल्य प्रतिरोध R से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, उस धारा को हम I से पुट कर दें तो I बराबर आएगा हमारे पास में V बट्टे में R। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5। देखिए अब हम समीकरण 2, 3, 4 और 5 को समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 2, 3, 4 व 5 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर इन सब को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा। देखिए हम सर्वप्रथम में I की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो V बट्टे में R उसकी वैल्यू है V बाई R। फिर हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि V बट्टे में R1, फिर V बट्टे में R2 प्लस V बाई R3। दोनों तरफ से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यदि हम V कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 रहेगा। V से V कैंसिल हो गया, 1 बट्टा R बराबर आ गया 1 बट्टे में R1 प्लस 1 बट्टे में R2 प्लस 1 बट्टे में R3। ये हमारे पास में रिलेशन आ गया है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप का अर्थ यह है कि हमने 3 से अधिक प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। जब 3 से अधिक प्रतिरोध जोड़ रखे हैं तब तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अलग अलग जो प्रतिरोध हैं वो हैं R1, R2, R3 और इन सब के योग के, देखिए एक बार समझ लेंगे इसको कि तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये हमारे पास में प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन के लिए संबंध आ गया है, रिलेशन आ गया है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समांतर क्रम संयोजन में। महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि सभी प्रतिरोधों पर विभव पतन सेम रहता है। पहले प्रतिरोध पर, दूसरे प्रतिरोध पर, तीसरे प्रतिरोध पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम रहेगा।
जितना उन श्रेणी समांतर क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज लगा हुआ है उतना ही सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, सब पर समान होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बैटरी द्वारा दी जाने वाली धारा प्रतिरोधों के अनुसार उतने ही भागों में टूट जाएगी। जैसे प्रतिरोधों में से बहने वाली कुल धारा अलग अलग, कुल जो धारा है वो अलग अलग प्रतिरोध में से बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। फिर हम बात करेंगे विद्यार्थियों जो धाराएं हैं उनका अनुपात क्या होगा। तीसरा जो बिंदु है वो क्या है कि I1 अनुपात I2 अनुपात I3 क्या होगा यहां पर। तो देखिए I1 हमारे पास में ये है, I1 ये वाला है, तो यहां से I1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। और जो I1 बटे में जब I2 यदि हम फाइंड आउट करें, I1 अपॉन में I2 यदि हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास में क्या आएगा वो आप देखेंगे। देखिए I1 बट्टे में I2 जब देखेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, 1 बट्टे में R1 अनुपात 1 बट्टे में R2 आ जाएगा। तो यहां से 1 बट्टे में R1 अनुपात 1 बट्टे में R2 अनुपात 1 बट्टे में R3 आएगा। इसका जो अंतिम महत्वपूर्ण तथ्य है वो है शक्ति से संबंधित। शक्ति P बराबर हमारे पास में रिलेशन होता है V इंटू आई। देखिए यहां पर V तो समान रहता है, हम I बराबर V बट्टे में R और पुट कर देंगे। तो एक V पहले से पड़ा है, एक V बट्टे में R यहां पर पुट कर देंगे तो P का हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा V स्क्वायर बट्टे में R। यदि हम शक्तियों का अनुपात निकालें कि P1 की वैल्यू आएगी V स्क्वायर बाई R1, इसी तरीके से जब P2 की वैल्यू देखेंगे तो V स्क्वायर बाई R2 और P3 की वैल्यू आएगी V स्क्वायर बाई R3। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 ये आएगा। V स्क्वायर तो सब में से कट जाएगा, 1 बट्टे में R1 अनुपात 1 बट्टे में R2 अनुपात 1 बट्टे में R3। तो शक्तियों का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। कि समांतर क्रम संयोजन में शक्तियों का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के अनुपातों के बराबर होता है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रतिरोधों का हमने संयोजन पढ़ा, उसमें श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और यदि दोनों संयोजन समझ में आ जाते हैं तो इन पर डिपेंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।